हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विद्या पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो स्पेशल है आप लोगों के लिए कि सबसे पहली बात ये कि जो अभी फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए रेफरेंस के तौर पे मेरी और भी वीडियोस है, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। आपको जो भी आपकी क्वेरी है वो वीडियो से सॉल्व हो जाएगी। आज की वीडियो ये है कि 2024 आने वाला है, जैसे हम सभी को पता है। तो 24 में क्या मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी है अपनी वीजा फाइलिंग में, और किन मिस्टेक्स की वजह से आ रही है रिफ्यूजल। क्या लोग हैं जो गलतियां छोड़ रहे हैं उसकी वजह से उनको रिफ्यूजल्स मिल रही हैं। तो इसमें मैं पूरा इलेबोरेट करूंगी, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली बात, जब आप लोग कनाडा का वीजा अप्लाई करते हो, सो दैट इज द मल्टीपल वीजा। मल्टीपल मींस पासपोर्ट की वैलिडिटी जितना 10 साल का वीजा हर किसी को नहीं मिलेगा। जिसका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड होगा उसी को 10 साल का वीजा मिलेगा। वो वीजा लेने के लिए सबसे पहली चीज देखो, पहले क्या होता था। अगर हम 19 तक की बात करें, 2018 से पहले की, तब हमें वीजा मिलता था 6 महीने, 1 साल या 2 साल, ठीक है, अप टू द कैटेगरी। उसके बाद जब हमने अब दोबारा 19 के बाद 18 के बाद जितने भी वीजाज अप्लाई हुए वो मल्टीपल मिलने शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं एम्बेसी ने क्या है कि वीजाज का जो एक रेशियो है वो बढ़ा दिया, मतलब उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी। देखो जो कनाडा है ना, वो अपने आप को हु बहू यूएस के साथ बिल्कुल लेके चल रही है कि जो वहां का सिस्टम बन रहा है वही यहाँ पे चल रहा है। प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन को एलिजिबल करना है पहले उस चीज के लिए। एलिजिबल इन द सेंस, इफ यू आर 18, ठीक है, आप 18 साल के हो तब आप इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हो। 17 ईयर्स के हो तो आप इंडिविजुअल मत अप्लाई करो। फिर आपको एक एक गाइडेंस के साथ अप्लाई करना है, एक पेरेंट्स के साथ अप्लाई करना, और ये पेरेंट्स के साथ ही अप्लाई करना है। चाचा चाची दादू दादी के साथ कर सकते हो, ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ कर सकते हो, बट रेदर ऑन रिलेशन सेकेंड्स नहीं जाओगे आप। अगर आप मोर देन 18 हो तो आप इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, मतलब मिस्टेक्स लोग ये कर रहे हैं कि देखो, वीजा लेने के चक्कर में जो मिस्टेक्स हमारे सामने आ रही है ना, लोग सोचते हैं कि अगर किसी की इनकम टैक्स रिटर्न टैक्सेबल नहीं है तो वो उसको एडिट करके लगा रहे हैं एम्बेसी में। आपको पता है एम्बेसी इनकम टैक्स रिटर्न्स को तो पकड़ती है फॉर श्योर। और ये चीज भूल जाओ कि आपको कंसल्टेंट भूल रहा है। मैंने तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न को 11 लाख की बना दी। उस 11 लाख के पीछे तो जो टैक्स बनेगा ना हजारों का, वो आपका कंसल्टेंट कभी पे नहीं करेगा। अगर वो इतनी जेब से पैसे लगा रहा है तो वो एक प्रॉपर एडवर्टाइज करे, लोगों को बताए कि हम पहले एक भी पेनी नहीं ले रहे हैं, और जो भी एलिगेशन आएगा एम्बेसी से वो खुद बेयर करेंगे। तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों को समझने की जरूरत है कि वीजा लेने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें। जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको तो बिल्कुल भी एडिट छोड़ दो, उसको छेड़ना भी नहीं है। वो डिजिटल ही प्रिंट निकालने हैं, डिजिटल ही अपलोड करने हैं ऑनलाइन, ठीक है। कई बार होता है वो स्कैन भी अच्छे ना हो तब भी इमिग्रेशन दोबारा मांग लेती है। तो आपको इन चीजों पे प्रॉपर फोकस करना है। एप्लीकेशन नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि क्रिएट की गई एप्लीकेशन मैनेज नहीं होती होल द टाइम। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास लास्ट ऑन केसेस आए, बहुत यंग यंग लड़के थे, और दे सेड, हमारे जो कंसल्टेंट है उन्होंने हमें बोला कि आप लोग बहुत यंग हो, ऐसे तो वीजा नहीं आएगा, हमें आपकी एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। मीन्स आउट, उनको प्रोपराइटर शो कर दिया गया किसी कंपनी का, राइट। देखो, शो करना एक नॉर्मल सी बात है, मेरे को किसी भी कंपनी का प्रोपराइटर बना दो, इट्स इजी टास्क, ठीक है। बट वो फाइल लग रही है मेरी। अगर आपको ये चीजें समझनी है, कुछ बारीकी से चीजें होती है जो पढ़नी चाहिए आप लोगों को। मतलब जब आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह चेक करते हो, फैमिली इंफॉर्मेशन, तो उसमें ध्यान से पढ़ना। सबसे नीचे नोट में लिखा होता है, दिस इंफॉर्मेशन विल बी सेव्ड फॉर द इन फ्यूचर IRCC रिकॉर्ड्स, राइट। तो उन्होंने ये चीज मेंशन किया हुआ है कि वो सेव करके रखेंगे। वो जरूरी नहीं है कि आप सेकेंड टाइम अप्लाई करो, रिफ्यूजल आ गई मतलब मेरा पुराना रिकॉर्ड गया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। वो कभी भी सामने आ सकता है फॉर द फ्यूचर। तो इसी वजह से क्रिएट एप्लीकेशन नहीं करना है। नहीं कमाते हो तो भाई लिखो, मैं नहीं कमाता हूँ, मेरे पापा मेरे को सपोर्ट करेंगे, मदर सपोर्ट करेगी, वट एवर हु इज गोइंग टू सपोर्ट यू, ठीक है। तो वो चीज साथ में लगाओ। जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना बंद कर दो। अदरवाइज एक बार बैन आया
तो ये मत सोचो 5 साल तक लगा रहेगा, 5 साल के बाद भी वो प्रोफाइल वीक ही है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं टिक तो करना पड़ेगा ना। उसमें लिखा होता है यू एवर बीन बैंड डिनाइड एंट्री फ्रॉम द कनाडा, तो उसमें टिक तो करना पड़ेगा, रीजन तो मुझे देना ही पड़ेगा, राइट। तो बेटर है पहले पंगा मत लो। जो असली डॉक्यूमेंट्स पे आपकी 100 रिफ्यूजल्स भी आ जाए वो भी आपको खतरनाक नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उन चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। ठीक है, वीजा देना नहीं देना एम्बेसी के हाथ में है, एम्बेसी का काम है, उनको करने देते हैं, राइट। एप्लीकेशन को बस अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, जो डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ ही प्रेजेंट करना है, कुछ भी नकली नहीं लगाना। अगर आप कुछ भी नकली प्रेजेंट करते हो तो इन फ्यूचर के लिए आपके लिए उस कंट्री का दरवाजा फॉर एवर के लिए बंद रहेगा। इस चीज को हमेशा आप अपने दिमाग, अपने जहन में रख के फिर एप्लीकेशंस लगाना। सो आई होप कि अभी न्यू ईयर आने वाला है, 2024 आने वाला है, तो उसमें आप गलतियां ना करो। वैसे 23 में काफी लोग ऐसे मिले हैं जो समझदार भी हुए हैं, जिन्होंने मना किया कंसल्टेंट्स को कि हम ये डॉक्स नहीं लगाएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोग फॉलो करते हैं चीज़ों को। तो आई होप इसको आप नेक्स्ट ऑन कैरी करोगे। फिर आपको रिफ्यूज़ल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिफ्यूज़ल आती इन्हीं चीज़ों की वजह से है। एक बार तो वो रिफ्यूज़ ही करेंगे, सेकेंड टाइम में आपको बैन कर देंगे। तो बेटर है कुछ भी फेक कुछ चीज़ें जो है वो ना करो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में। सो बेटर तरीके से अप्लाई करो। एंड प्लस आप लोग जानना चाहते हो कि इस टाइम पे लाइक कौन से मोर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे वीज़ा रेशियो इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए रेफरेंस के तौर पे मेरी पिछली वीडियो देखना, प्रॉपर तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।